हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए हम जानते हैं आज कक्षा 10 के पाठ 1 के बारे में, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आइए हम जानते हैं लेखक का परिचय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से लंदन गए। ये काफ़ी टैलेंटेड बंदे थे। कुछ दिन तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूते स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार तक सम्मान दिलाने का अथक संघर्ष किया। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, याद रखना 6 दिसंबर 1956 को कहाँ हुआ था? दिल्ली में। आइए हम जानते हैं लेखक की प्रमुख रचनाएं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सब जो मेन इनकी रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट। इस पाठ का परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से लिया गया, तो क्या होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह भाषण लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। आयोजक की सहमति न होने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। आयोजकों का सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और वहाँ पढ़ा ना जा सका। ठीक है। लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानताओं का विरोध किया। इस आलेख के माध्यम से लोगों की मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का होना आवश्यक है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जाति आधार पर की जाने वाली असमानताओं के खिलाफ अपने विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परवरिश में कुछ लोग जातिवाद के कटक समर्थक हैं। ठीक है। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक का आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत का जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देता है। देखिए, लेखक ये कहना चाहता है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है, सही चीज़ है, लेकिन जाति के आधार पर श्रम का विभाजन करना ये गलत चीज़ है। श्रमिक का विभाजन होना चाहिए, लेकिन ये अपने रुचि के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? लेखक कहता है कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन का रूप मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि और क्षमता के अनुसार पेशे और कार्य करने का योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। इस पंक्ति में लेखक ये कहना चाहता है कि जो मनुष्य के माता पिता का जो पेशा होता है वही उनको अपनाना पड़ता है, जो कि गलत है। अभी बच्चा गर्भ में ही है तभी उसके कार्य को निर्धारित कर दिया जाता है कि हाँ, तू जन्म लेगा तो यही करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, पाठ्य परिचय। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। जाति प्रथा में किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य की और रुचि के साथ विवशतावश करते हैं। ठीक है, मतलब ये रुचि हो या न हो, अपने जो बाप होता है उसका जो पेशा होता है वही करना पड़ता है। अतः यह रुचि पर आधारित नहीं होता है, इसके कारण ये बेरोजगारी का कारण बनता है। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों को जकड़ निष्क्रिय बना देता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा के निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो अपने पिता के पेशे में बच जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। ऐसा स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा एक हानिकारक है। आर्थिक पहलुओं को अगर बात करें तो उसमें भी जाति प्रथा एक हानिकारक है, क्योंकि उसमें रुचि होता ही नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को बिना रुचि के अनुसार उसको काम दे दिया जाए तो वो बेमन का करेगा, अतः यह एक बेरोजगारी का रूप ले लेता है। अतः
जाति प्रथा जो है आर्थिक रूप से भी हानिकारक है लेखक के अनुसार। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा को महत्व दिया जाता है। लेखक इस भाईचारे की तुलना दूध और पानी के मिश्रण से किया है। यह भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जैसे आप सबको पता है कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। क्या होगा? श्रम विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए, श्रम विभाजन। नेक्स्ट, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या होगा? पत्रिका। बी। मुख्य नायक क्या होता है? जो चुप है और नायक भी है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। जैसे लेखक ने तुलना किससे किया है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट, अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। किससे प्रेरित थे? इनमें से सभी के, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, सभी से। ठीक, नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक भाषण था। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सॉरी भाषण नहीं था, क्या था? भाषण नहीं था, ये क्या था? यह एक निबंध था। ठीक है, यह एक भाषण का पाठ है लेकिन भाषण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द एनिलेशन, हु आर दे, वर्स, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ये आपको याद करना है। आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई? किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिलेशन ऑफ कास्ट। जैसे हम चैप्टर में जाने, ये किसका भाग है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? किसने किया? बताइए आप लोग। लल्लई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए, लल्लई सिंह यादव। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। कौन सा होगा? दलित, ऑप्शन नंबर सी। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विधवाद में, परिवारवाद में, किस में? जातिवाद में, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? क्या नाम था? भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है।
जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे, जिसमें सभी स्वस्थ हो। कौन सा होगा जिसमें स्वतंत्रता? लेखक के अनुसार आदर्श समाज वो है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैसे हमने शुरू में ही बता दिया, उनकी प्रमुख रचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सबसे पहले ही बताया गया था, महू, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। कौन सा होगा? बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी। आइए हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लेता है, जो कि अस्वाभाविक है। देखिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन तो आवश्यक है। श्रम विभाजन होगा तो लोग रुचि के अनुसार काम करेंगे, लेकिन जो भारत में ये है ना कि श्रम विभाजन के साथ साथ जाति श्रमिक विभाजन भी कर देते हैं, जो कि अस्वाभाविक है। समझ में आया? नेक्स्ट, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लिख लेना अच्छे से। जातिवाद के पोषक को तर्क है कि जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानते हैं और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के जो पोषक होते हैं वो बोलते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, अतः इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हुए लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं? जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हुए लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लेता है। किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं का अस्वाभाविक बयान नहीं करता। जो लेखक का प्रमुख आपत्ति है कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन ये नहीं होना चाहिए, उस लोगों के रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन के स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि और कार्य कुशलता को आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मता के कारण बनता है। ठीक है। लोगों का जो श्रम विभाजन होता है वो माता के गर्भ में ही कर दिया जाता है कि हाँ, ये बेटा जन्म लेगा तो ये करेगा। जो जो रुचि अरुचि मतलब किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं, अतः यह गरीबी और अकर्मकता का कारण बनता है। नेक्स्ट, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी और एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ठीक है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारत समाज में श्रम विभाजन जाति के आधार पर होता है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या ना हो, उस कार्य में रुचि रखते हो या नहीं रखते हो। हम इस प्रकार कह सकते हैं, जब श्रमिक कार्य करने में दिन न लगे न दिमाग लगे तो कार्य कुशल पूर्वक नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसका जो श्रम विभाजन है वो व्यवस्था पूर्वक कर रहा है, उसका उसमें दिमाग नहीं लग रहा है, ना दिल लग रहा है, तो वो एक बेरोजगारी का कारण ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में सबसे बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्यों को मानता है, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम का न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशल कैसे प्राप्त कर सकता है? ठीक है, वही बात है सेम। ठीक है दोस्तों।